उदाहरण 8। निम्न तुलन पत्र के आधार पर ऋण समता अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्न तुलन पत्र के आधार पर ऋण समता अनुपात ज्ञात कीजिए। तुलन पत्र विवरण पहला, समता एवं देयताएं। पहला, अंशधारक निधि का अंश पूंजी नोट संख्या 1 राशि 8 लाख रुपए। खा आरक्षित एवं अधिशेष नोट संख्या 1 राशि 1 लाख रुपए। दूसरा, अपूर्ण आवंटन पर अंश आवेदन राशि 2 लाख रुपए। तीसरा, गैर चालू दायित्व का दीर्घकालीन ऋण राशि 1,50,000 रुपए। चालू दायित्व राशि 1,50,000 रुपए। कुल राशि 14 लाख रुपए। विवरण दूसरा, परिसंपत्तियां। पहला, गैर चालू परिसंपत्तियां का स्थायी परिसंपत्तियां, मूर्त परिसंपत्तियां नोट संख्या 2 राशि 11 लाख रुपए। दूसरा, चालू परिसंपत्तियां का स्टॉक राशि 1 लाख रुपए। खा व्यापारिक प्राप्य राशि 90,000 रुपए। गा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक राशि 1,10,000 रुपए। कुल राशि 14 लाख रुपए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। तुलन पत्र विवरण पहला, समता एवं देयताएं। पहला, अंशधारक निधि का अंश पूंजी नोट संख्या 1 राशि 8 लाख रुपए। खा आरक्षित एवं अधिशेष नोट संख्या 1 राशि 1 लाख रुपए। दूसरा, अपूर्ण आवंटन पर अंश आवेदन राशि 2 लाख रुपए। तीसरा, गैर चालू दायित्व का दीर्घकालीन ऋण राशि 1,50,000 रुपए। चालू दायित्व राशि 1,50,000 रुपए। कुल राशि 14 लाख रुपए। विवरण दूसरा, परिसंपत्तियां। पहला, गैर चालू परिसंपत्तियां का स्थायी परिसंपत्तियां, मूर्त परिसंपत्तियां नोट संख्या 2 राशि 11 लाख रुपए। दूसरा, चालू परिसंपत्तियां का स्टॉक राशि 1 लाख रुपए। खा व्यापारिक प्राप्य राशि 90,000 रुपए। गा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक राशि 1,10,000 रुपए। कुल राशि 14 लाख रुपए। टिप्पणी 2, स्थायी परिसंपत्तियां। टिप्पणी 1, अंश पूंजी। समता अंश पूंजी 6 लाख रुपए। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख रुपए। कुल राशि 8 लाख रुपए। खातों की टिप्पणी दूसरा, मूर्त परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं मशीनरी 5 लाख रुपए। भूमि एवं भवन 4 लाख रुपए। मोटर कार 1,50,000 रुपए। फर्नीचर 50,000 रुपए। कुल राशि 11 लाख रुपए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। टिप्पणी 2, स्थायी परिसंपत्तियां। टिप्पणी 1, अंश पूंजी। समता अंश पूंजी 6 लाख रुपए। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख रुपए। कुल राशि 8 लाख रुपए। खातों की टिप्पणी दूसरा, मूर्त परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं मशीनरी 5 लाख रुपए। भूमि एवं भवन 4 लाख रुपए। मोटर कार 1,50,000 रुपए। फर्नीचर 50,000 रुपए। कुल राशि 11 लाख रुपए। हल ऋण समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा समता या अंशधारक निधि। दीर्घकालीन ऋण
दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपये। समता बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष प्लस अपूर्ण आवंटन पर अंश आवेदन राशि बराबर 8 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 11 लाख रुपए। ऋण समता अनुपात बराबर 1,50,000 रुपये बटा 11 लाख रुपए बराबर 0.136:1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। ऋण समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा समता या अंशधारक निधि। दीर्घकालीन ऋण बराबर 1,50,000 रुपये। समता बराबर अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष प्लस अपूर्ण आवंटन पर अंश आवेदन राशि बराबर 8 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए बराबर 11 लाख रुपए। ऋण समता अनुपात बराबर 1,50,000 रुपये बटा 11 लाख रुपए बराबर 0.136:1। आइए अब हम ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात पर चर्चा करते हैं। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात दीर्घकालीन ऋण हेतु कुल बाहरी एवं आंतरिक निधियों, नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है। इसे निम्नवत परिकलित करते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात दीर्घकालीन ऋण हेतु कुल बाहरी एवं आंतरिक निधियों, नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है। इसे निम्नवत परिकलित करते हैं। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा नियोजित पूंजी निवल परिसंपत्तियां। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण बटा नियोजित पूंजी निवल परिसंपत्तियां। नियोजित पूंजी दीर्घकालीन ऋण प्लस अंशधारक निधि के बराबर होती है। वैकल्पिक तौर पर इसे निवल परिसंपत्तियों के रूप में लिया जा सकता है, जो कि कुल परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व के बराबर होती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। नियोजित पूंजी दीर्घकालीन ऋण प्लस अंशधारक निधि के बराबर होती है। वैकल्पिक तौर पर इसे निवल परिसंपत्तियों के रूप में लिया जा सकता है, जो कि कुल परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व के बराबर होती है। उदाहरण 7 से लिए गए आंकड़ों से नियोजित पूंजी 5 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए बराबर 20 लाख रुपए। ठीक इसी प्रकार से निवल परिसंपत्तियां यथा 25 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए बराबर 20 लाख रुपए और ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात 5 लाख रुपए बटा 20 लाख रुपए बराबर 0.25:1 है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उदाहरण 7 से लिए गए आंकड़ों से नियोजित पूंजी 5 लाख रुपए प्लस 15 लाख रुपए बराबर 20 लाख रुपए। ठीक इसी प्रकार से निवल परिसंपत्तियां यथा 25 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए बराबर 20 लाख रुपए और ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात 5 लाख रुपए
बटा 20 लाख रुपए बराबर 0.25:1 है। महत्व। ऋण समता अनुपात की भांति यह विनियोजित पूंजी में दीर्घकालीन ऋण के समानुपात को दर्शाता है। निम्न अनुपात ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उच्च अनुपात प्रबंधन को समता पर व्यापार में मदद करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व। ऋण समता अनुपात की भांति यह विनियोजित पूंजी में दीर्घकालीन ऋण के समानुपात को दर्शाता है। निम्न अनुपात ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उच्च अनुपात प्रबंधन को समता पर व्यापार में मदद करता है। ऊपर के प्रकरण में ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात आधे से कम है, जो ऋण द्वारा पर्याप्त कोषों और ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा को भी दर्शाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। ऊपर के प्रकरण में ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात आधे से कम है, जो ऋण द्वारा पर्याप्त कोषों और ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा को भी दर्शाता है। यह भी देखा जा सकता है कि ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात को कुल परिसंपत्तियों के संबंध में भी परिकलित किया जा सकता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह भी देखा जा सकता है कि ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात को कुल परिसंपत्तियों के संबंध में भी परिकलित किया जा सकता है। तब ऐसे प्रकरण में यह प्रायः कुल ऋण, दीर्घकालीन ऋण प्लस चालू दायित्व तथा कुल परिसंपत्ति के अनुपात को संदर्भित करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। तब ऐसे प्रकरण में यह प्रायः कुल ऋण, दीर्घकालीन ऋण प्लस चालू दायित्व तथा कुल परिसंपत्ति के अनुपात को संदर्भित करता है। अर्थात गैर चालू एवं चालू परिसंपत्तियों का योग या अंशधारक निधि प्लस दीर्घकालीन ऋण प्लस चालू दायित्व। इसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात बराबर कुल ऋण बटा कुल परिसंपत्तियां। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अर्थात गैर चालू एवं चालू परिसंपत्तियों का योग या अंशधारक निधि प्लस दीर्घकालीन ऋण प्लस चालू दायित्व। इसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात बराबर कुल ऋण बटा कुल परिसंपत्तियां। आइए अब हम स्वामित्व अनुपात पर चर्चा करते हैं। स्वामित्व अनुपात स्वामी अंशधारक निधि और निवल परिसंपत्तियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है और इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। स्वामित्व अनुपात स्वामी अंशधारक निधि और निवल परिसंपत्तियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है और इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। स्वामित्व अनुपात बराबर अंशधारक निधि बटा नियोजित पूंजी
या निवल परिसंपत्तियां। उदाहरण 7 के आंकड़ों पर आधारित इसे निम्नवत हल किया जाएगा। 15 लाख रुपए बटा 20 लाख रुपए बराबर 0.75:1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। स्वामित्व अनुपात बराबर अंशधारक निधि बटा नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियां। उदाहरण 7 के आंकड़ों पर आधारित इसे निम्नवत हल किया जाएगा। 15 लाख रुपए बटा 20 लाख रुपए बराबर 0.75:1। महत्व। परिसंपत्तियों के वित्तीयन में अंशधारकों की निधि का उच्च समानुपात एक सकारात्मक विशिष्टता है, क्योंकि यह लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व। परिसंपत्तियों के वित्तीयन में अंशधारकों की निधि का उच्च समानुपात एक सकारात्मक विशिष्टता है, क्योंकि यह लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे निवल परिसंपत्तियां नियोजित पूंजी की अपेक्षा कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में भी परिकलित किया जा सकता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इसे निवल परिसंपत्तियां नियोजित पूंजी की अपेक्षा कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में भी परिकलित किया जा सकता है। यहां पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात और स्वामित्व अनुपात का योग 1 होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यहां पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात और स्वामित्व अनुपात का योग 1 होता है। उदाहरण 7 के आंकड़ों के आधार पर इन अनुपातों को निकालें जहां ऋण नियोजित पूंजी अनुपात 0.25:1 तथा स्वामित्व अनुपात 0.75:1 है और दोनों का योग 0.25 + 0.75 बराबर 1 है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उदाहरण 7 के आंकड़ों के आधार पर इन अनुपातों को निकालें जहां ऋण नियोजित पूंजी अनुपात 0.25:1 तथा स्वामित्व अनुपात 0.75:1 है और दोनों का योग 0.25 + 0.75 बराबर 1 है। यदि प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त किया जाए तो यह कुल नियोजित पूंजी का 25% ऋण निधि द्वारा और 75% स्वामित्व निधि द्वारा पूंजीकरण है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यदि प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त किया जाए तो यह कुल नियोजित पूंजी का 25% ऋण निधि द्वारा और 75% स्वामित्व निधि द्वारा पूंजीकरण है। आइए अब हम कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण की संरक्षण की
परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण की संरक्षण की व्यापकता को मापता है। इसे इस तरह परिकलित किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अनुपात परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण की संरक्षण की यह अनुपात परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण की संरक्षण की व्यापकता को मापता है। इसे इस तरह परिकलित किया जाता है। कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर कुल परिसंपत्तियां बटा दीर्घकालीन ऋण। उदाहरण 8 से आंकड़े लेकर इस अनुपात को निम्नवत हल किया जाएगा। 14 लाख रुपए बटा 1,50,000 रुपए बराबर 9.33 अनुपात 1। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर कुल परिसंपत्तियां बटा दीर्घकालीन ऋण। उदाहरण 8 से आंकड़े लेकर इस अनुपात को निम्नवत हल किया जाएगा। 14 लाख रुपए बटा 1,50,000 रुपए बराबर 9.33 अनुपात 1। उच्च अनुपात यह संकेत देता है कि परिसंपत्तियां मुख्यतः स्वामित्व पूंजी से वित्त पोषित हैं और दीर्घकालीन ऋण पर्याप्त रूप से परिसंपत्तियों से संरक्षित है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उच्च अनुपात यह संकेत देता है कि परिसंपत्तियां मुख्यतः स्वामित्व पूंजी से वित्त पोषित हैं और दीर्घकालीन ऋण पर्याप्त रूप से परिसंपत्तियों से संरक्षित है। इस अनुपात को परिकलित करने के लिए यह ज्यादा अच्छा है कि कुल परिसंपत्तियों की अपेक्षा निवल परिसंपत्तियों विनियोजित पूंजी को लिया जाए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इस अनुपात को परिकलित करने के लिए यह ज्यादा अच्छा है कि कुल परिसंपत्तियों की अपेक्षा निवल परिसंपत्तियों विनियोजित पूंजी को लिया जाए। यह देखा गया है कि ऐसे मामले में यह अनुपात ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात का व्युत्क्रम होगा। महत्व: यह अनुपात मुख्यतः परिसंपत्तियों के वित्त हेतु बाह्य निधियों की दर को संकेत करता है और परिसंपत्तियों द्वारा ऋण के संरक्षण को दर्शाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह देखा गया है कि ऐसे मामले में यह अनुपात ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात का व्युत्क्रम होगा। महत्व: यह अनुपात मुख्यतः परिसंपत्तियों के वित्त हेतु बाह्य निधियों की दर को संकेत करता है और परिसंपत्तियों द्वारा ऋण के संरक्षण को दर्शाता है।